नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डअप योर जीके पे। आज हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने जा रहे हैं और इसमें मैं वैदिक सभ्यता और महाजनपद भी इंक्लूड किया हूँ। आज ये पहला वीडियो है, आगे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। कृपया बने रहें हमारे चैनल पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो थे भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, तो 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। तो उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। और देखिए, सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि सर्वमान्य तिथि मानी गई है। आगे चल के बहुत से इतिहासकारों में मतभेद भी है, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा गया। ये कांस्य युग ध्यान में रखिएगा आप लोग। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब सिटी, शहरी सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल जो है बंदरगाह है, गुजरात में ही है। देखिए, अब मैं हड़प्पा सभ्यता, देखिए जो जो चीज़ जहाँ से मिली है उसको मैं एक जगह कंक्लूड करना चाहा हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए, हड़प्पा से जो है आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कांस्य से गाड़ी मिला है। ये ऐसा कांस्य से गाड़ी। कब्रिस्तान R37 मिला है। यहाँ पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है हड़प्पा में। ऐसे याद करने में पॉइंट वाइज आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैं एक जगह ऐसे कर दिया हूँ। मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला पहला वीडियो है, माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो तो। उसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, देख सकते हैं आप लोग। 3 मुख वाले देवता पशुपति महादेव, ये देखिए। विशाल स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का एक सबसे बड़ा भवन है जिसको आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि धान्यागार कहा जाता है। उसको धान्यागार कहा जाता है, ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। नेक्स्ट से PDF भी थोड़ा सा कट गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे विशाल स्नानागार है। यहाँ नीचे लिखा है पुरोहितों का आवास। आप लोग अपने से लिख दीजिए, 4 नंबर पॉइंट है, पुरोहितों का आवास और सूती वस्त्र। तो देखिए, यहाँ पे 3 मुख वाले देवता हैं, पुरोहित का आवास, सूती वस्त्र और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल स्नानागार और विशाल एक भवन है जिसका नाम है धान्यागार। तो चलिए आगे चलते हैं। लोथल जो है ये बंदरगाह है, ये पॉइंट है, ये लोथल बंदरगाह है जो गुजरात में है। फारस के मुहर, यहाँ पे फारस के मुहर भी पाए गए हैं। मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर थे उनके घर के मुख्य द्वार गलियों की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल ऐसा एक शहर था जिसके मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे। चावल का भी साक्ष्य मिला है लोथल में। अग्निकुंड भी मिला है लोथल में। और देखिएगा आगे भी एक जगह है जहाँ अग्निकुंड मिला है। काली बंगन, देखिए यहाँ पे हो गया है
कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन में भी अग्निकुंड मिला है। जुते हुए खेत, ये देखिए जुते हुए खेत, ये इम्पोर्टेंट है। लकड़ी के हल भी मिले हैं कालीबंगन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूतका गंडोर, तो सूतका गंडोर जो है ये भी एक बंदरगाह है। बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। और ये देखिए धौलावीरा जल दोहन प्रणाली की व्यवस्था, पानी का हौज, ये इम्पोर्टेंट है। ये धौलावीरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में भी। मिट्टी के हल के साक्ष्य बनमाली से मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिगट ने, ये देखिए थोड़ा सा PDF कट गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये आगे जोड़ लीजिएगा कि जुड़वा राजधानी कहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वृक्ष की पूजा करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनवा लिए, तो देख लिए आप लोग। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब वहाँ पे स्त्री मूर्तियाँ मिली है जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी। लोहे की खोज अभी नहीं हुई थी, लोहा अभी सैंधववासी को नहीं मिला था। लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में होगी। वैदिक सभ्यता, उसमें आप लोगों को बताएंगे। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे यूनानियों ने सीडान कहा है। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पुरातत्व के आधार पर जानकारी मिलती है। किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर। वेद ऐसे कहीं भी इसके बारे में जानकारी पुरातत्व के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख स्थल और नदी के नाम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो हड़प्पा जो है वो रावी के नदी के किनारे था। देखिए हड़प्पा, र पर जोड़ पड़ रहा है तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो काफ़ी प्रमुख शहर था हड़प्पा सभ्यता का, और सिंधु भी प्रमुख नदी है, तो सिंधु याद कर सकते हैं ऐसे आप लोग। चन्हुदड़ो, तो इसका भी ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। तो मोहनजोदड़ो जहाँ रहेगा वहाँ चन्हुदड़ो, सिंधु जहाँ रहेगा सिंधु, ऐसा याद कर सकते हैं। लोथल, देखिए लोथल आम भाषा में कहा जाए तो वो जो चल फिर नहीं सकता है उसे लोथल कहते हैं। तो लोथल मतलब भोगेगा, तो अर्थात भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, तो घग्घर चूड़िया, घग्घर ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। बनामाली, सरस्वती, रंगपुर मादर नदी, होड़ोपड़ जो है आम भाषा में धान रोपा जाता है, तो सतलुज नदी। कैसे आप लोग, कोटी दीजी सिंधु नदी के किनारे हैं। सूतका गंडोर दास्क नदी के किनारे हैं। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विकास को लेकर इतिहासकारों के मतभेद। मैंने शुरू में भी बोला था कि काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद भी है, तो जान लीजिए आप लोग। जॉन मार्शल ने कहा है कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही होगी। मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही होगी। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व में। DP अग्रवाल ने कहा है कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व में ये सभ्यता रही होगी। और कार्बन 14 ने कहा है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि ये दोनों सही ही माना गया है। अगर ऑप्शन में दोनों तो देगा नहीं, कोई एक ही देगा, तो आप दोनों में से कोई एक को टिक करके आगे चल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं। तो देखिए वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लगभग शुरू हुई थी। तो ये दो भागों में बटी है वैदिक सभ्यता, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल है
वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो ये जो सभ्यता थी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो इससे पहले विकसित हुई थी वो एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो विकसित हुई है 1500 के आसपास ये एक ग्रामीण सभ्यता है। अब देखिए आर्यों का जो समाज था, आप लोग देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक माना गया है और ये जो पितृ प्रधान था, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो देख सकते हैं आप लोग कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों को मतलब बराबरी माना गया है, लेकिन यही आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो स्त्री का महत्व वहाँ पे कम हो गया है। देखिए यहाँ पे लोपामुद्रा घोषा सितका आपला का नाम आता है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। देखिए उत्तर वैदिक काल का ऋग वैदिक काल का बात हो रहा है अभी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ये आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अब देखिए काफ़ी देवता हैं इसमें जो उनका काम अलग है, जो माना गया है मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। गाय को अधन्या कहा जाता था, कहा गया है मतलब ऋग वैदिक काल में। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है। अब देखिए आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व तक आते आते लोहा की खोज हो गई और उत्तर वैदिक काल उसी समय से माना जाता है। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ निभाने वाले देवता अग्नि थे। मनुष्य और देवता के जो बीच का जो रिश्ता समझ सकते हैं वो अग्नि थे। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब देखिए वेद के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 4 वेद हैं उसके बारे में पूरा समझा दूंगा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। देखिए ऋग वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ। सत्यमेव जयते, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब आता है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ये काफ़ी एग्जाम में आता है इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे एक जगह कर दिया हूँ इम्पोर्टेंट जो है। तो योग जो है, योग के प्रवर्तक है पतंजलि। आप लोग योग तो आराम से याद कर सकते हैं। महादेव राम बाबा क्या नाम है, पतंजलि के रामदेव बाबा। तो योग जो है पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए ऋग वैदिक कालीन देवता जो हैं वो इंद्र जो है युद्ध के देवता एवं वर्षा के देवता माने गए हैं। सोम वनस्पति के देवता माने गए हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने गए हैं। एक पूषण जो है ये पशुओं के देवता माने गए हैं। और एक जो और है मरुत, ये आप लोग लिख लीजिएगा आंधी तूफान के देवता है। आंधी तूफान के देवता आप लोग लिख लीजिएगा। पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, खैर आगे से ध्यान रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे है ऋग वैदिक कालीन नदियाँ और जो है उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम।
आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ मैं। प्राचीन नाम वितस्ता, प्राचीन नाम था, अभी इसका झेलम नाम है। आस्किनी का चिनाब, सदा नीरा का गंडक, विपाशा का व्यास, परुषणी का रावी, शत्रुदी का सतलज, गोमती का गोमल और परुषाणी का रावी। ये तो है, ये इम्पोर्टेंट है सब, इसको मैं कर दिया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए कि ये तो हो गया। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते लगभग 16 जनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपद थे। ये जो है ये इधर महाजनपद है, ये उनकी राजधानी है। तो मैं 16 का नाम लिख दिया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आते रहता है, जो फिर भी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं टिक कर दूंगा। अंग का चंपा, ये इम्पोर्टेंट है। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर। काशी की वाराणसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। वत्स का कौशाम्बी, वज्जी वैशाली या मिथिला। कौशल का श्रीवस्ती, अवंती का उज्जैन। हम चलिए नेक्स्ट। मल्ल का कुशावती, पंचाल का कापिल्य अहिच्छत्र। चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ इम्पोर्टेंट है। वह मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, कंबोज का हाटक, गांधार का तक्षशिला। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आप सभी से अपील है कि पहला वीडियो था, तो कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें और हमें सपोर्ट करें। रोज़ ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे टॉपिक वाइज, और शाम को टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और सुबह में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जो MCQs होंगे, सुबह को मिलेगा। आप लोग रेगुलर करते रहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करें, और थैंक यू।